हेलो एवरीवन, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर में अभी तक हम फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग का कंसेप्ट सीख चुके हैं। ठीक है, और अब इसके बाद हम डिफाइन करेंगे दैट व्हाट इज परम्यूटेशन एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन, कि एक्चुअल में इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। बट उनको डिफाइन करने से पहले ना हमें एक और चीज इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी एंड दैट इज फैक्टोरियल। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फैक्टोरियल क्या चीज होती है, क्या मतलब है इसका। ठीक है, क्योंकि आगे वाला जो पूरा चैप्टर है ना वो इसके ऊपर बेस्ड होगा, उसमें फैक्टोरियल की हमें एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। राइट, तो अभी देखते हैं फैक्टोरियल का मतलब क्या है। देखना, इसको डिफाइन करते हैं। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए n फैक्टोरियल, ये इसका सिंबल है, और n फैक्टोरियल, तो ये दोनों सिंबल यूज किए जाते हैं फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने के लिए, या तो ये वाला सिंबल या फिर ये वाला। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, डिफाइन कैसे किया गया, 1 into 2 into 3 into 4 up to n। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। तो देख लो इसको एक बार अच्छे से। तो हमने क्या बोला कि अगर किसी नंबर का फैक्टोरियल तुम्हें फाइंड करना है तो क्या करो, 1 से काउंटिंग करनी स्टार्ट कर दो। 1 2 3 4 कहां तक काउंट करना है, n तक काउंट करना है। तो 1 से लेके n तक जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे ना उन सब की मल्टीप्लिकेशन जो आएगी दैट इज द वैल्यू ऑफ n फैक्टोरियल। ये बात सही है। एग्जांपल के लिए 5 फैक्टोरियल कितना होना चाहिए, 1 into 2 into 3 into 4 into 5, पहले 5 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। तो ये देख लेना कितना आएगा, दिस इज 120। सिमिलरली 3 फैक्टोरियल अगर करना है, दिस इज 1 into 2 into 3, पहले 3 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, सो दिस विल बी इक्वल टू 6। सही बात है। देन 1 फैक्टोरियल, 1 इज आल्सो अ नेचुरल नंबर, तो 1 से काउंटिंग स्टार्ट करोगे और 1 तक ही जाओगे तो सिर्फ 1 आ जाएगा इसमें, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बस यही डेफिनेशन इसकी, बिल्कुल सिंपल सी, कि किसी नेचुरल नंबर का अगर फैक्टोरियल करोगे तो ये बोल सकते हैं दैट n फैक्टोरियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। 1 से लेकर n तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सब के प्रोडक्ट के बराबर होंगे। ठीक बात है, इतनी चीज क्लियर है। अच्छा, इसको थोड़ा और देखते हैं डिटेल में। एक और एग्जांपल, जैसे 8 फैक्टोरियल है ना, तो 8 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8, इसके बराबर होगा। राइट, अब इसको अगर तुम ध्यान से देखो ना, दिस कैन बी रिटन एज 1 से लेके 7 तक, इसको क्या लिख सकते हो तुम, दिस कैन बी रिटन एज 7 फैक्टोरियल। सो इसका मतलब 8 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 8 times 7 फैक्टोरियल, ऐसे लिखा जा सकता है। सही बात है। ऑल्सो, और क्या लिख सकते हैं, 8 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज, 1 से लेके 6 तक के ले लो, तो ये क्या बोला जाएगा, इसको 6 फैक्टोरियल बोला जाएगा। सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम मोस्टली ये वाला सिंबल यूज करेंगे फैक्टोरियल के लिए। ये वाला पुराना सिंबल है, पहले यूज किया जाता था, बट काफी बार क्वेश्चन में ये देखने को मिल सकता है, तो इसको भी याद रखना। बट मोस्टली मैं तो सारी जगह यही वाला सिंबल यूज करता नजर आता हूं। ठीक है, ओके, तो आई होप इतनी चीज क्लियर है कि अगर तुम 8 फैक्टोरियल लिखोगे उसमें से पहले 7 का जो बनेगा उसको 7 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, इनटू 8 आ जाएगा। सिमिलरली 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, एंड सो ऑन। ठीक, तो यहां से हम एक रिजल्ट लिख सकते हैं, नोट बना के लिख रहा हूं मैं। नोट कैसे लिख सकते हैं, दैट n फैक्टोरियल, अगर n फैक्टोरियल लिखना है तो n फैक्टोरियल क्या होगा, 1 से लेके n तक। तो इसमें से अगर तुम पहले n-1 नंबर उठा लो ना, उसको लिख पाओगे n-1 का फैक्टोरियल। सो दिस इज n times n-1 का फैक्टोरियल, ये एक नोट आ गया। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल इक्वल टू, जैसे यहां पे लिखा, अगर तुम पहले n-2 नंबर चूज कर लो तो तुम लिख पाओगे n into n-1 into n-2 का फैक्टोरियल, ये भी लिखा जा सकता है। तो ये वाले रिजल्ट्स भी हम काफी बार यूज करते नजर आएंगे। ठीक बात है, ये चीज क्लियर हो रही है यहां से। ओके, ये पहला नोट हो गया। एक दूसरा नोट भी देख लो। देखो, अभी तक हमने जो फैक्टोरियल डिफाइन किया है ना, किसके लिए डिफाइन किया, याद रखना, सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन किया है। सही बात है, बट 0 का फैक्टोरियल भी डिफाइंड है, एंड 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ये भी याद रखना अलग से कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तुम चाहो तो यहां से निकाल सकते हो ये वाला रिजल्ट, कि अगर तुम यहाँ पे क्या करो, n की वैल्यू 1 पुट कर दो ना, तो क्या होगा, 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 into 0 फैक्टोरियल।
तो इसमें n को 1 रखना, तो 0 फैक्टोरियल कितना मिलेगा, 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 मिलेगा, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो 0 का फैक्टोरियल भी डिफाइंड है, 1 के बराबर है, इसको याद रखेंगे। एक और नोट लिख लो, दैट फैक्टोरियल is defined only for whole numbers। तो फैक्टोरियल किसके लिए डिफाइन किया जाता है, होल नंबर्स के लिए। होल नंबर का मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर और साथ में कितना, 0। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछे -1 का फैक्टोरियल बताओ तो दैट इज अनडिफाइंड, 1/2 का फैक्टोरियल बताओ अनडिफाइंड, सिर्फ होल नंबर्स के लिए डिफाइन किया जाता है। ठीक बात है जी, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट फैक्टोरियल। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखना। ओके, ये 3 क्वेश्चंस लिखे हमारे सामने, देखना इसको। फर्स्ट वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, देख लो इसको, बिल्कुल आसान सी चीज है। 8 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके 8 तक का प्रोडक्ट, राइट। सो 1 into 2 into 3 4 5 6 7 8 अपॉन 5 फैक्टोरियल, इसको 5 फैक्टोरियल लिख रहा हूं मैं अभी। तो क्या पता चलेगा, यहाँ पे 1 से लेके 5 तक जो नंबर्स हैं ये भी क्या बना रहे हैं, मिलके 5 फैक्टोरियल बना रहे हैं। तो ये ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सिंपली किसके बराबर आ गया, 8 into 7 into 6 के बराबर आ गया, राइट। तो ये मल्टीप्लाई कर लेना, दिस इज इक्वल टू 336। ठीक बात है। ओके, कमिंग टू सेकंड, 100 फैक्टोरियल इक्वल टू 98 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल अपॉन 98 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। तो फिर से 100 फैक्टोरियल है 1 से लेके 100 तक का प्रोडक्ट, तो 1 से लेके 98 तक के उठा लो, उनको क्या लिख पाओगे, 98 फैक्टोरियल लिख पाएंगे। तो एक 99 बचेगा, एक 100 बचेगा। सो n फैक्टोरियल इक्वल टू n मल्टीप्लाई n-1 मल्टीप्लाई n-2 का फैक्टोरियल, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 100 into 99 into 98 का फैक्टोरियल अपॉन में 98 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल। 2 के फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 1 into 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये 2 के बराबर होगी। अब ये पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, इसको भी कैंसिल आउट कर दो, 50। तो कितना आ गया, ये 99 into 50 आ गया, दिस इज इक्वल टू 4950, राइट। ये बात सही है। Okay, so question number 1 is done. Coming to question number 2, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको अपने आप सोच के देखो। Find the remainder when this number 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus up to 100 factorial is divided by 5। इस पूरी टर्म को या फिर यहां से सोल्व करके जो एक बड़ा सा नंबर बनेगा उसको 5 से डिवाइड करके पूछा गया कितना रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब हो सकता है पहली नजर में इसको देख के ना पता चले कि कैसे अप्रोच करना है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा, सिंपली क्या करो, इनकी वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। तो हम क्या बोल देंगे, क्वेश्चन नंबर 2, तो वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट करते हैं। सो 1 फैक्टोरियल इज 1 प्लस 2 फैक्टोरियल इज 2 प्लस 3 फैक्टोरियल 1 into 2 into 3 6, 4 फैक्टोरियल 6 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 प्लस 5 फैक्टोरियल 24 into 5 120 प्लस 6 फैक्टोरियल 720, ऐसे चलता जाएगा प्लस अप टू 100 फैक्टोरियल। इतनी बात सही है। तो इसको हमें 5 से डिवाइड करना है, ठीक बात है। अब इसमें एक चीज समझना, क्या नोटिस करोगे ना तुम, जैसे मान लो यहाँ पे 120 आ गया, तो क्या बता सकते हैं कि 120 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो पता चल रहा है 0 आएगा, क्योंकि पीछे 0 है इसके, तो ये 5 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ से कोई रिमाइंडर नहीं आने वाला। सिमिलरली 720 को 5 से डिवाइड करोगे, नो रिमाइंडर, 0। अब ये चीज तो क्लियर है ना, इसके आगे वाले जितने भी नंबर्स होंगे, ये 6 फैक्टोरियल था, 7 फैक्टोरियल में भी तो 0 आएगा, क्योंकि उसमें ये तो प्रेजेंट हो गई, साथ में बस 7 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 फैक्टोरियल में 0 प्रेजेंट होगा, 8 फैक्टोरियल में 0 प्रेजेंट होगा। तो कहने का मतलब 5 फैक्टोरियल में अगर 0 है, इसके आगे वाले सारे नंबर्स में भी लास्ट में क्या होगा, 0, मतलब वो सारे के सारे 5 से डिविजिबल होंगे। तो इसका मतलब बाकी सब में से रिमाइंडर कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो यहां से तुम्हें कोई रिमाइंडर नहीं मिलने वाला, तो इसका रोल तो पता नहीं, ये बात सही है। ठीक, तो बस यहां से देख लेते हैं, यहां से कितना रिमाइंडर आएगा, दैट विल बी द आंसर। तो देख लो कितना हो गया, ये 30 33, सो 33 बन रहा है। 33 को 5 से डिवाइड करोगे, सो द रिमाइंडर इज 30 बनेगा, 3 का रिमाइंडर बचेगा, सो द रिमाइंडर इज 3।
ठीक है, तो ये चीज तो होपफुली तुम्हें पता होगी कि अगर ये सारी क्वांटिटी सम में है और अगर रिमाइंडर फाइंड करना है तो ऐसा हम कर सकते होते हैं कि सब में से इंडिविजुअल रिमाइंडर फाइंड करके सबको ऐड कर दो। तो हमने वही करने की ट्राई की, इनमें से हम इंडिविजुअल रिमाइंडर देखने लगे तो हमने नोटिस किया यहाँ से कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, बस ये छोटे छोटे से नंबर्स बचे थे, इनको हमने मैन्युअली ऐड करके मैन्युअली डिवाइड कर लिया, पता चल गया। ठीक है, ओके, थर्ड क्वेश्चन देखना। प्रूव दैट the factorial of 2n equal to 2 to the power n times n factorial times 1 into 3, ये जो पॉइंट लगाया गया मतलब मल्टीप्लाई है ये 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1 where n belongs to natural number। ठीक है, अब ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखना इसको ध्यान से। सो 2n का फैक्टोरियल, इसको हमें प्रूव करना है इन सबके इक्वल। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की ट्राई करते हैं। तो हम लिखेंगे क्या कि 2n का फैक्टोरियल इक्वल टू कैसे 1 into 2 into 3 into 4 up to 2n, ऐसे लिख लिया। 1 से लेके 2n तक के सारे नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, अब क्या करो ना, अब यहां से भी देख के आइडिया लग रहा है, इसलिए जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये सारे कौन से नंबर्स हैं, ओड नंबर्स हैं। तो इसमें से ओड नंबर्स का अलग ग्रुप बना लो और इवन का अलग से ग्रुप बना लेते हैं। तो इवन वाले में कौन कौन आएगा, 2 4 6 8 अप टू कहां तक, 2n तक ये आ जाएगा। और ओड वाले में कौन सा आएगा, 1 into 3 into 5 अप टू कहां तक, इससे पिछला नंबर कौन सा होगा, 2n minus 1 होगा। इतनी बात सही है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे ना, ये जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं इवन वाले, इसमें 2 का फैक्टर होगा, इसमें से एक 2 बाहर ले आओ, इसमें 2 का फैक्टर होगा, एक 2 बाहर ले आओ, एक 2 बाहर ले आओ, एक 2 बाहर ले आओ। तो इन सब में से ना एक एक 2 बाहर लेके आते जाओ। अब ये कितने नंबर्स हैं, 2 4 6 8 से लेके 2n तक, तो ये कितने नंबर्स लिखे हुए हैं, ये n नंबर्स लिखे हुए हैं। ये बात आ रही है क्या समझ में, क्योंकि दिस इज 2 into 1 2 into 2 2 into 3 2 into 4 up to 2 into n, तो ये n नंबर्स लिखे गए हैं। तो अगर तुम हर एक में से 2 2 का फैक्टर बाहर लेके आते जाओगे, वो सब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो बनेगा क्या, 2 की पावर n आ जाएगा बाहर। एक 2 इसमें से आया, एक इसमें से, एक इसमें से, तो टोटल कितने 2 बाहर आ गए, n टाइम्स 2 बाहर आ गए। सही, तो सबको मल्टीप्लाई किया तो 2 raised to n बन गया। और यहाँ पे कितना बचेगा ब्रैकेट में, इसमें से एक 2 बाहर आया था 1 बचा, इसमें से एक 2 बाहर आया 2 बचा, एक 2 बाहर आया 3 4 अप टू, इसमें से 2 बाहर आया होगा तो यहाँ पे n बचा होगा, ये आ गया। और मल्टीप्लाई में ऐसी 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1, राइट। तो देख लो, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n मल्टीप्लाई दिस कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल है ये, और वो तो सारे ऐसे ही लिखा गया। सो 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1। तो तुम्हारे सामने है, ये चीज प्रूव हो चुकी है जो पूछा गया था हमसे, 2 की पावर n into n फैक्टोरियल into दिस। ठीक बात है, ओके। फैक्टोरियल से रिलेटेड ना एक और कंसेप्ट सीखते हैं, देखना कंसेप्ट का नाम क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर इन n फैक्टोरियल। किसी नंबर की फैक्टोरियल में तुम किसी प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, अगर इसको देख के नहीं समझ में आ रहा क्या मतलब है इसका, एक क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं इसको, देखना। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 in 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल एक नंबर है, उसमें 2 का एक्सपोनेंट निकालो। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर। 2 की पावर निकालो कितनी होगी। तो इसका मतलब ये कि 10 फैक्टोरियल को जब तुम इवैल्यूएट करोगे ना, तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी, हमसे पूछा कि उसमें 2 की पावर कितनी होगी। 2 की पावर मतलब अगर तुम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने बैठोगे तो 2 की पावर में कितना नजर आएगा तुम्हें। ठीक है, जैसे 4 में 2 की पावर कितनी है, 2 है। 6 में 2 की पावर कितनी है, 1 है। तो मतलब ये 10 फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू आएगी, उसकी जब तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, उसमें 2 का कितना एक्सपोनेंट होगा, उसकी कितनी पावर होगी, ये बोलने का मतलब है। ठीक बात है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको करने की ट्राई करते हैं। सो सॉल्यूशन क्या करें, 10 फैक्टोरियल को लिख लेते हैं। 10 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना, 1 into 2 into 3 into 4 into 5, पूरा लिख रहा हूं मैं, 6 7 8 9 10। तो इसमें से मैन्युअली देखते जाओ कहां कहां से तुम्हें 2 वाला फैक्टर मिलेगा। ठीक है, उनको इकट्ठा कर लेंगे। तो एक तो यहां से मिल गया, 2 की पावर 1 यहां से आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन करते टाइम। यहां से कितना आएगा, 2 की पावर 2 आएगा। इवन नंबर्स में से आएगा ना सब में से।
यहां से 2 की पावर 1 आएगा, यहां से 2 की पावर 3 आएगा, उसके बाद 10 में से कितना आएगा 2 की पावर 1 आएगा। तो इतने फैक्टर्स मिल जाएंगे हमें। तो जब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स कितनी हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ऐड करके देख लो, 1 + 2 = 3, 3 + 1 = 4, 4 + 3 = 7, 7 + 1 = 8, 2 की पावर 8 आ गई। तो हम बोल देंगे कि 10 फैक्टोरियल में 2 का कितना एक्सपोनेंट है, 8 के बराबर है। ठीक है, तो मतलब तो समझ में आ गया कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब अगर तो ऐसा क्वेश्चन आ गया फिर तो हम मैन्युअली करके देख सकते हैं, पर अब अगर बड़ा नंबर आ गया ना, मान लो 10 की जगह 100 फैक्टोरियल दे दिया कि 100 फैक्टोरियल में 2 की पावर फाइंड करो, तो करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, मैन्युअली तो नहीं कर पाएंगे। सही, तो वही कंसेप्ट हम सीखने जा रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर दे रखा है उसका फैक्टोरियल है, उसमें किसी प्राइम नंबर की पावर कैसे फाइंड करेंगे, ये कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखना एक और क्वेश्चन करते हैं, उसकी हेल्प से सीखेंगे। ओके, तो देखना ये क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 in 100 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखना इसको करते हैं सॉल्यूशन। 100 फैक्टोरियल को लिख लेता हूं पहले, तो मैं कितना बनेगा ये 1 × 2 × 3 × 4 अप टू 99 × 100, ये होगी 100 फैक्टोरियल की वैल्यू। ठीक है, अब इसमें से ना देखना स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए तो क्या, हमें 3 के फैक्टर्स काउंट करने की, कुल मिला के 3 के कितने फैक्टर्स आएंगे। सही बात है। अच्छा, अब देखते जाना। अब तुम अगर यहां से देखना स्टार्ट करो, तुम्हें क्या नजर आएगा ना कि पहले मैं क्या करूंगा कि जितने भी 3 के मल्टीपल होंगे, जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, मैं वो वाले चूज कर लूं सारे। तो पता ही उसमें से तो क्या मिलेगा, एक एक तो 3 का फैक्टर मिलता ही जाएगा। तो पहला काम मैं ये करूंगा कि मैं 3 के मल्टीपल उठा लूंगा सारे। फर्स्ट पार्ट में 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे उठाता जाऊंगा। कहां तक जाओगे, 99 तक चले जाएंगे हम लोग। तो हम क्या बोल देंगे कि सारे के सारे 3 के मल्टीपल उठा लो, उन सब में से 3 का एक एक फैक्टर तो मिल जाएगा। अब एक इसमें से आ गया, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, काउंट कर लो टोटल कितने होंगे। तो मैन्युअली काउंटिंग करने की नहीं जरूरत है, पता है 3 × 1 ये लिखा है, ये लिखा है 3 × 33, तो यहां से कितने मिलेंगे, 33 फैक्टर्स मिल जाएंगे 3 के, 33। ये चेक कर लो, ये चीज आ रही है समझ में। तो हमने कहा 3 का फैक्टर कहां पे प्रेजेंट होगा, 3 के मल्टीपल्स में होगा। हमने 3 के मल्टीपल्स सारे उठा लिए, उनको काउंट किया तो कितने मिल गए, 33 मिल गए। अच्छा, अब हमने कहा ना कि होगा क्या, अब ये तो कंप्लीट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि इसमें कुछ नंबर्स ऐसे भी होंगे जिसमें 3 के दो फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, मतलब 3 की पावर 2 प्रेजेंट होगा। सही बात है, जैसे कि 9 हो गया, 9 में 3 की पावर 2 होगा, तो यहां से एक फैक्टर हमने मिस कर दिए, वो भी काउंट करना पड़ेगा। ऐसे और कौन कौन से नंबर्स होंगे जिसमें 3 के दो फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, एक से ज्यादा होंगे। तो क्या पता चलेगा कि अगर 9 में 3 की पावर 2 प्रेजेंट है ना, तो जितने भी 9 के मल्टीपल्स होंगे, 9, 18, 27, उन सब में भी तो 3 की पावर 2 प्रेजेंट होगा। तो उसके बाद हम सेकंड राउंड खेलेंगे इसका कि 9 के सारे मल्टीपल्स इसमें लिस्ट कर लेंगे। सो 9, 18, 27 चलते जाएंगे, कहां तक जाके रुकोगे, 99 तक। तो इसको भी अगर काउंट करना चाहो कैसे करोगे, ये 9 × 1 है, ये 9 × 11 है, तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 3 के 11 फैक्टर्स और मिल गए हमें, जो पहले हमने मिस कर दिए थे। अब चेक करो, 33 यहां से आ गए, 11 यहां से आ गए, कुल मिला के कितने हो जाने चाहिए, 44 हो जाने चाहिए। बट हो सकता है अभी भी हमने कुछ मिस कर दिए हो, और वो हमने कर दिए हैं। कैसे किए, इसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होंगे जिसमें 3 3 बार आ रहा होगा, 3 की पावर 3 प्रेजेंट होगा, और वो किसमें प्रेजेंट होगा, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। तो 27 इसमें एक ऐसा नंबर था जिसमें 3 3 बार प्रेजेंट था। एक बार हमने यहाँ पे काउंट कर लिया, दूसरी बार यहाँ पे काउंट कर लिया, तीसरी बार काउंट करना बाकी है। तो तीसरे राउंड में क्या बोल देंगे हम कि 27 और उसके जितने भी मल्टीपल्स है ना, उन सब में एक एक 3 और प्रेजेंट होगा, जो कि हमने अभी तक नहीं काउंट किया। तो अगली बार 27 के मल्टीपल देखेंगे, 27, 54, 81 इतनी आएंगे इसमें। तो ये कितने आ गए, 3 आ गए। तो समझ में आ रहा है आगे क्या करना चाहिए। ऐसे नंबर्स भी होंगे जिसमें 3 की पावर 4 प्रेजेंट होगा, बट हमने तो अभी 3 बार काउंट किया है, तो वो कैसे नंबर्स होंगे, 3 की पावर 4 इज 81, तो 81 और उसके मल्टीपल्स, तो 81 आ गया। और तो कोई मल्टीपल नहीं आएगा इसके बाद, वो तो 100 से क्रॉस कर जाएगा, तो बस 81 आ गया। तो यहां से क्या मिल गया हमें, 1 मिल गया। इसके बाद 3 की पावर 5 तो क्या होगा, 100 से बाहर चला जाएगा, तो उसको तो नहीं काउंट करेंगे। तो ये बात आ रही है समझ में, कैसे हमने मैन्युअली काउंट किया। इसको मैनुअल भी बोल सकते हो, जैसे मर्जी बोल सकते हो, स्मार्ट तरीका है वैसे तो। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि पहले सारे 3 के मल्टीपल उठा लिए, फिर कौन से उठाए, 3 स्क्वायर के मतलब 9 के, फिर कौन से उठाए 3 की पावर 3 के, फिर कौन से उठाए 3 की पावर 4 के। तो ये तरीका समझ में आ गया।
अब एक चीज और देखो, पहले तो ये काउंट कर लो कितना हो गया, ये सबको ऐड किया जाएगा ना, 3 के फैक्टर्स हैं सारे, तो कितना हो गया 33 प्लस 11 इज 44, 47 एंड 48, सो टोटल इज 48। तो मतलब ये कि जब तुम 100 फैक्टोरियल की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे उसमें 3 की पावर 48 का फैक्टर प्रेजेंट होगा। सही बात है, ये पता चल गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज और नोटिस करना कि ये नंबर तो हमने लिख लिए, ठीक है, बट जब इसको हमने काउंट किया ना, तो काउंट कैसे किया, हमने क्या किया 99 को 3 से डिवाइड कर लिया, ऐसे बोल सकते हैं 3 into 1 है, 3 into 2 है, 3 into 33 है, या फिर ये बोलो इनको हमने 3 से डिवाइड कर दिया। या फिर इसको देखने का दूसरा तरीका क्या ना कि तुम्हारे पास 100 तक के नंबर्स लिखे हुए थे, हमें काउंट करना है कि 3 के कितने मल्टीपल्स आएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली 100 को 3 से डिवाइड कर दो। 100 को तुम 3 से डिवाइड करोगे तो अब ये पूरा तो डिवाइड नहीं हो रहा, बट इसकी वैल्यू कितनी आएगी 33 पॉइंट समथिंग आएगी ना, तो उसमें से अगर हम सिर्फ 33 रख लें तो वो यहां पे आना चाहिए। सही बात है, अगर 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स लिखे गए हैं, हमने 3 के मल्टीपल काउंट करने, तो हम क्या बोल देंगे, हर एक 2 के बाद 3 का मल्टीपल आता जाएगा, 2 स्किप करते जाओगे, मतलब एवरी थर्ड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो टोटल कितने आ जाने चाहिए, 100 को 3 से डिवाइड कर दिया हमने, तो ये कितना आएगा 33 पॉइंट समथिंग आएगा। उसका अगर तुम डेसिमल वाला पार्ट छोड़ दो तो जो बचेगा 33 वो नंबर यहाँ पे आना चाहिए। तो 33 को हम लिखेंगे 100/3 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये एक नई चीज है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी जो भी वैल्यू है, अगर तो वो इंटीजर है फिर तो वही रख लेंगे, अगर इंटीजर नहीं है तो उससे पिछले वाला इंटीजर रख लेंगे। तो इसको ध्यान देना, जब भी स्क्वायर ब्रैकेट लिखी गई है इसका मतलब इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये वैसे तो हम +2 में जाके सीखेंगे फंक्शंस वाले चैप्टर में, ठीक है, बट इसको याद रख लो, डेफिनेशन याद रख लो कि अगर इसके अंदर इंटीजर प्रेजेंट होगा फिर तो उसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी, बट अगर यहाँ पे इंटीजर नहीं है तो क्या होगा, उससे जो जस्ट छोटे वाला पिछले वाला इंटीजर होगा वो उसके बराबर होगा। तो 100/3 की वैल्यू 33 पॉइंट समथिंग आएगी, तो उससे पिछला इंटीजर कौन सा हो गया 33, तो 33 को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सही बात है। सिमिलरली दूसरे राउंड में हमें क्या करना होता है, 3 स्क्वायर के मल्टीपल्स काउंट करने थे, तो हमने क्या कर दिया, हमने बोल दिया एवरी 9th नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 स्क्वायर। तो तुम कैसे फाइंड कर सकते हो कि जो 100 थे 100 को सिंपली 9 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा 11 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे। सो दिस 11 कैन बी रिटन एज 100/3 स्क्वायर। ठीक बात है। सिमिलरली every 27th number will be a multiple of 3 to the power 3, तो ये कैसे काउंट किए जा सकते हैं 100/3 की पावर 3, and similarly this can be expressed as 100/3 to the power 4। ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें एक जनरलाइज्ड रिजल्ट मिल पाए, ठीक है, बार बार ये सारा प्रोसेस ना करना पड़े, हम एक जनरल रिजल्ट बना पाए। तो देख सकते हो तुम, इसको हमने ये लिखा ये लिखा ये लिखा ये लिखा, सबको ऐड कर दिया तो कितना आ गया 48 आ गया। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं दैट एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना 100/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/3 स्क्वायर का प्लस में 100/3 क्यूब प्लस 100/3 टू द पावर 4 इसके बराबर आएगा। अगर तुम एक स्टेप और कर लो ना आगे कि 100/3 की पावर 5 भी करूंगा मैं, तो तुम क्या नोटिस करोगे 3 की पावर 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 243, एंड 100/243 की वैल्यू कितनी आएगी 0 पॉइंट समथिंग आएगी। तो क्योंकि वो इंटीजर नहीं है तुम उससे छोटा इंटीजर देखने जाओगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। तो मतलब अगर तुम ये साइकिल आगे कंटिन्यू कर भी लो तो भी बाकियों की वैल्यू तो 0 मिल जाएगी इसके बाद वालों की, तो ये आंसर आ जाएगा। और ये सारा किसके बराबर आएगा, इसी के बराबर आएगा, दैट इज 48। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जैसे हमने मैन्युअली भी कर लिया एक तरीके से कि अगर किसी बंदे को नहीं पता ये वाला कंसेप्ट क्या है वो यहां से ऐसे लॉजिक से निकाल सकते हैं, बट हमने क्या किया इसको जनरलाइज भी कर लिया, यहां से हमने पैटर्न फाइंड कर लिया कि नंबर कहां से आ रहे हैं। तो हम नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे, इसकी हेल्प से ना इसको जनरलाइज कर पाएंगे। तो अभी इसको हम रिजल्ट बना के लिख रहे हैं, थ्योरम बना के लिख रहे हैं इसको, ठीक है। तो देखो ओके, तो ये थ्योरम लिखी है हमने, पढ़ लो इसको एक बार, वही चीज लिखी है जो की थी अभी। द एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर, याद रखना सिर्फ प्राइम नंबर के लिए वैलिड है ये। द एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल कैसे आएगा, n और p को डिवाइड कर दो, n/p उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n/p स्क्वायर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, n/p की पावर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n/p की पावर 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अप टू सो ऑन।
ठीक है, तो नीचे एक एक पावर इंक्रीज करते जाना। एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी वैल्यू 0 मिलनी शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद के सारे नंबर्स तो 0 होंगे, तो बस वहां पे उसको स्टॉप कर देंगे और वहां से यहां से जितनी भी वैल्यूज आई उन सबको ऐड कर लिया जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम से हमें ये रिजल्ट मिल गया, इसका यूज किया करेंगे। ठीक बात है। ओके, ये 3 क्वेश्चंस लिखे हैं इस कांसेप्ट पे, देखना ट्राई करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 80 फैक्टोरियल। ठीक है, 80 फैक्टोरियल वाला जो भी नंबर होगा उसके एंड में नंबर ऑफ जीरोस काउंट करनी है। अब देखिए इसको ध्यान से। सबसे पहले तो नंबर ऑफ जीरोस का क्या मतलब हुआ, तो ये बोला जा सकता है कि नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे ना, दैट विल बी इक्वल टू द एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 80 फैक्टोरियल। ये देखो ध्यान से। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं तुमसे कि 80 फैक्टोरियल में 10 की जो पावर आएगी वो 4 आएगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके पीछे कितनी जीरोस होगी, 4 जीरोस होंगी। अगर 6 जीरोस आ रही हैं तो इसका मतलब उसमें 10 की पावर 6 प्रेजेंट होगा। तो ये बोला जा सकता है कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, जितना उसमें 10 का एक्सपोनेंट होगा। इतनी बात सही है। अब सिंपली इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते जो भी हमने किया था, क्योंकि वो फॉर्मूला किसके लिए वैलिड था, प्राइम नंबर के लिए, बट यहाँ पे 10 प्राइम नंबर नहीं है, तो डायरेक्टली इस पे वो थ्योरम नहीं लगाई जा सकती। ये बात आ रही समझ में। तो करेंगे क्या, हम ये बोल देंगे कि 80 फैक्टोरियल में, अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 80 फैक्टोरियल में 10 की पावर देखनी, तो मान लो 10 की पावर n है, राइट। तो 10 कैसे बना होगा, 10 भी 2 into 5 करके बना होगा, तो 2 की पावर n into 5 की पावर n। तो मतलब हमें करना ये था, 10 की पावर देखनी थी, तो हमने कहा 10 किससे मिलके बनता है, 2 से मिलके बनता है और 5 से मिलके। तो हम क्या करेंगे ना, हम 2 की पावर फाइंड करेंगे, इसमें 2 का एक्सपोनेंट फाइंड करेंगे और 5 का एक्सपोनेंट फाइंड करेंगे। तो देखना इसको, तो पहले क्या करते हैं ना, एक्सपोनेंट ऑफ 2 फाइंड करते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 80 फैक्टोरियल। तो ये किसके बराबर होगा, 2 तो प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट थ्योरम का यूज करते हैं। तो कितना बनेगा ना, ये 80/2 प्लस 80/2 स्क्वायर प्लस 80/2 क्यूब। जब तक ये 0 नहीं बनना स्टार्ट होता हमें लिखना पड़ेगा प्लस 80/2 की पावर 4 प्लस 80/2 की पावर 5 प्लस 80/2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 प्लस 80/2 की पावर 7। इसके बाद 0 बनना स्टार्ट हो जाएगा। 2 की पावर 7 कितना, 128। तो 80/128 की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। तो ये वाला नंबर और इसके बाद वाले सारे 0, इनकी वैल्यूज काउंट करके लिख लेते हैं। 80/2 कितना, 40। 40 क्या है, एक इंटीजर है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उसी के बराबर वैल्यू दे देते हैं। 80/4 कितना, 20, इंटीजर है, उतना ही आएगा। 80/8 10, एक इंटीजर है। 80/16 5, एक इंटीजर है। 80/32 ये कितना बनेगा, 32 टाइम्स 2 64। तो ये 2 पॉइंट समथिंग बनेगा। 2 पॉइंट समथिंग से पिछला इंटीजर कौन सा होगा, 2 होगा, तो दिस इज 2। 80/64 1 पॉइंट समथिंग, उससे पिछला इंटीजर 1, सो प्लस में आ गया 1। इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो कितना बन गया, 60 70 75 77 78, दिस इज इक्वल टू 78। ये बात सही है। तो 2 का एक्सपोनेंट हमने फाइंड कर लिया। इसी तरीके से कर लेते हैं एक्सपोनेंट ऑफ 3। एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 80 फैक्टोरियल, राइट। तो अब ये भी 5 भी प्राइम नंबर है, तो इसी तरीके से कर लेंगे इसको भी। तो देख लो 80/5 प्लस 80/5 स्क्वायर प्लस 80/5 क्यूब। 5 क्यूब कितना हो गया, 125, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, आगे वाले भी सारे 0 आएंगे, तो इसकी नहीं जरूरत है। अब देख लो 80/5 कितना, 16। 16 खुद एक इंटीजर है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उसी के बराबर वैल्यू दे देता है। ये कितना, 80/25 कितना, 3 पॉइंट समथिंग, तो उससे पिछला इंटीजर कौन सा, 3, सो प्लस में कितना आ गया, 3 आ गया, कितना बना, 19। ये बात ठीक है। तो अब हमें क्या पता चल गया ना कि जो 80 का फैक्टोरियल होगा उसमें 2 की पावर तो 78 प्रेजेंट होगा, 2 की पावर 78 मल्टीप्लाई 5 की पावर 19। ये बात सही है। बट हमें क्या देखना था, 10 की पावर देखनी थी। तो यहां से 10 की कितनी पावर बना सकते हो, 10 10 के कितने फैक्टर्स बना सकते हो, तो कैसे बनाओगे, ये इसके लिए ऐसे करना पड़ेगा कि 2 की पावर 19 अलग रख लो
into 5 की पावर 19 और बाकी जो 2 की पावर बचेगी उसको अलग से लिख लेते हैं 2 की पावर 59 ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहां से ये दोनों मिलके क्या बना सकते हैं 10 की पावर 19 बना सकते हैं। सो 10 की पावर 19 into 2 की पावर 59। अब इसका तो हमारे लिए कोई रोल नहीं है ना, क्योंकि और तो भी 10 बन ही नहीं सकता। 10 बनाने के लिए हमारे पास 19 टाइम्स 5 था, 19 फैक्टर्स थे, तो उससे मिलके हमारे पास कितने बन गए 19 फैक्टर्स बन गए 10 के। तो इसका मतलब क्या आ गया कि एक्सपोनेंट ऑफ 10 इक्वल टू कितना आ गया 19 आ गया। ठीक बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी हो जाएगी 19 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस इज आल्सो 19। तो बस ये करना था इसमें। ठीक बात है जी। तो बस ये चीज का ध्यान रखना मेन तौर पे कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि जैसे मान लो 10 का एक्सपोनेंट फाइंड करने के लिए बोला जाए तो इस पे डायरेक्ट थ्योरम मत लगाना, क्योंकि ये प्राइम नंबर के लिए वैलिड है। तो क्या करना पड़ेगा उसको पहले तोड़ लो, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, फिर उसमें जो दोनों फैक्टर्स होंगे दोनों का इंडिविजुअली एक्सपोनेंट फाइंड करेंगे। तो हमने 2 का कर लिया, 5 का कर लिया और उसमें से देख लिया उनको कंबाइन करके कितने फैक्टर्स बना सकते हैं 10 के। तो हमने क्या नोटिस किया कि 19 बना सकते थे। ये बात सही है। अब इसमें अगर तुम एक चीज ध्यान से देखो ना तो तुम क्या बता पाओगे, तुम ये सोचोगे कि यार 2 के एक्सपोनेंट तो फाइंड करने की जरूरत थी नहीं मेरे को। क्यों? क्योंकि ये बात तो पक्की है कि 80 फैक्टोरियल में 2 के एक्सपोनेंट ज्यादा आएंगे एज कंपेयर टू 5। ये तो देखने से पता चल रहा है 2 के एक्सपोनेंट ज्यादा आएंगे। सही बात है। तो अगर 2 के एक्सपोनेंट ज्यादा आएंगे 5 से तो इसका मतलब 2 पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना 2 की कितनी पावर है, डिपेंड किस पे करेगा 5 पे करेगा, क्योंकि जितनी भी 5 की पावर होगी उतनी फैक्टर्स बनेंगे 10 के भी। तो अगर तुम्हें देख के ये श्योर है कि 2 के ज्यादा आने वाले हैं 5 के कम आने वाले हैं तो डेफिनेटली जितनी 5 का एक्सपोनेंट होगा ना उतना ही 10 का एक्सपोनेंट बन पाएगा, उससे ज्यादा तो बन ही नहीं पाएगा कभी। तो इसका मतलब नेक्स्ट टाइम से तुम ये कर सकते हो कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये वाला पार्ट स्किप कर देना, 2 पे नहीं डिपेंड करेगा, सिर्फ 5 का फाइंड कर लेना। तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी 19 आ गई तो 10 का एक्सपोनेंट भी कितना बन जाएगा 19 बन जाएगा। ठीक बात है। तो इसमें नोट करके लिख लेना दैट एक्सपोनेंट ऑफ 10 विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ 5। ठीक है जी। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे नेक्स्ट टाइम से। ओके, सेकंड क्वेश्चन देख लो। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 14 इन 120 फैक्टोरियल। ठीक है, 14 का एक्सपोनेंट फाइंड करना है। अगेन 14 एक प्राइम नंबर नहीं है तो इसका डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो 14 के देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक, देखते हैं इसको। 120 का फैक्टोरियल, इसमें 14 की पावर देखनी है। मान लो 14 की पावर n आ रही है तो 14 को ब्रेक करोगे 2 into 7 में, सो 2 into 7 की पावर n। ठीक बात है। ओके, इसको एक स्टेप और लिख लो चाहो तो 2 की पावर n 7 की पावर n। ठीक बात है। तो हमें क्या करना चाहिए कायदे से 120 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट फाइंड करना चाहिए और 7 का एक्सपोनेंट फाइंड करना चाहिए। बट हमें पता है कि 2 का जो एक्सपोनेंट है वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू 7। 2 का मतलब क्या होता है सारे इवन नंबर्स ना, इवन नंबर में से हर एक में से आता जाएगा। बट 7 वाले फैक्टर्स कब मिलने शुरू होंगे सारे 7 के मल्टीपल्स में। तो 7 के मल्टीपल्स डेफिनेटली कम होंगे 2 के मल्टीपल से। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। ओके, तो क्योंकि 2 का एक्सपोनेंट ज्यादा आएगा 7 से तो 2 पे नहीं डिपेंड करेगा कि कितने 14 की पावर बन रही है, बल्कि किस पे डिपेंड करेगा 7 पे डिपेंड करेगा। तो हम सिंपली बोल सकते हैं दैट एक्सपोनेंट ऑफ 14 जो होगा वो एक्चुअल में इक्वल होगा किसके एक्सपोनेंट ऑफ 7 के। जितना 7 का एक्सपोनेंट आएगा उतने 14 का बनेगा, 2 पे नहीं डिपेंड करेगा, 2 का तो उससे ज्यादा आएगा ही आएगा हमेशा। तो बस क्या करो सिंपली 7 का एक्सपोनेंट फाइंड कर लो और 7 क्योंकि प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट थ्योरम का यूज कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, कर लो इसको, 120/7 प्लस 120/7 स्क्वायर प्लस 120/7 क्यूब। राइट, तो 120/7 क्यूब तो 0 चला जाएगा, आगे वाले भी सारे 0 होंगे। इसमें देख लो 120/7 इसकी वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी, कितनी आएगी 7 1 से 7 50 7 7 से 49, तो 17 पॉइंट समथिंग आनी थी। इसका पिछला इंटीजर कितना आ गया 17 हो गया। यहां से 120/49 है तो 49 into 2 98, 2 पॉइंट समथिंग आएगी तो 2 बचा, सो कितना आ गया 19 आ गया। तो रिजल्ट मिल गया कि एक्सपोनेंट ऑफ 14 कितना होगा 19 होगा। बस बात खत्म। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 24 in 50 फैक्टोरियल। अगेन 24 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो देखते हैं 50 फैक्टोरियल
इक्वल टू 24 की पावर n, ये पूछा गया। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कितना होता है 8 into 3, तो मतलब 2 की पावर 3, 3 into 2 की पावर 3 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक बात है। तो मतलब हमें 2 का एक्सपोनेंट देखना पड़ेगा, हमें 3 फैक्टर्स 2 के चाहिए और एक 3 का चाहिए, तब जाके हम एक 24 बना पाएंगे। सही बात है। तो एक 2 का एक्सपोनेंट फाइंड करना पड़ेगा, एक 3 का फाइंड करना पड़ेगा, और इसमें डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि किसका एक्सपोनेंट फाइंड करने से हमारी बात बन जाएगी, क्या सिर्फ 2 का फाइंड कर ले या सिर्फ 3 का फाइंड कर ले, ये नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली 2 का एक्सपोनेंट ज्यादा आएगा 3 से, बट 2 के 3 फैक्टर्स चाहिए हमें 24 बनाने के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें दोनों के एक्सपोनेंट तुम्हें फाइंड करके देखने पड़ेंगे। तो देखना इसको, पहले 2 का करते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ 2, दिस इज इक्वल टू कितना बनेगा 50/2 प्लस 50/2 स्क्वायर प्लस 50/2 क्यूब प्लस 50/2 की पावर 4 प्लस 50/2 की पावर 5, यहां तक ही जाएगा। ठीक है, तो ये काम कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू, ये कितना बन गया 25 बना, ये 4 है 12 पॉइंट समथिंग, तो 12 बनेगा, 8 6 पॉइंट समथिंग 6 बनेगा, 16 3 बनेगा, दिस इज 1, ये बन जाएगा। तो कितना बन गया 37 40 47, दिस इज 47। ठीक, एंड बी पार्ट एक्सपोनेंट ऑफ 3, दिस इज इक्वल टू 50/3 प्लस 50/3 स्क्वायर प्लस 50/3 क्यूब, बस इतना काफी है। दिस इज इक्वल टू, यहां से कितना 16, यहां से कितना 9 into 5 5, और यहां से कितना 1, कितना बन गया ये, दिस इज 22। ठीक है जी, तो अब देखते हैं यहां से 24 की कितनी पावर बना पाएंगे। तो क्या पता चला हमें, that 50 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 की पावर 47 into 3 की पावर 22। अब हमें 2 की पावर 3 ये वाली टर्म्स इकट्ठी करनी है कि ऐसे हमारे पास कितने आ पाएंगे। ठीक है, तो 47 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसको ऐसे बना देते हैं, 2 की पावर 2 अलग रख लो और 2 की पावर 45 अलग रख लेते हैं। देखते जाओ इसको ध्यान से, ये बना, तो ये 4 हमने अलग रख ली, यहाँ पे 2 की पावर 45। रीजन क्या है कि 45 अब 3 का मल्टीपल है, तो इसमें से तुम 2 की पावर 3 वाले फैक्टर्स निकाल पाओगे। तो क्या लिखोगे इसको, 2 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3 इंटू 15। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर्स मिल पाए, 15 मिल पाए। अब 3 के चाहे तुम्हें 22 मिल रहे हैं, बट तुम 15 का ही यूज कर पाओगे उसमें से, ऐसे। तो मतलब क्या बना, 2 की पावर 2 3 की पावर 7, और ये कितना बन गया 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 15। तो यहां से तुम्हारा 24 बन जाएगा। सो इट इंप्लाइज दैट एक्सपोनेंट ऑफ 24 इक्वल टू कितना 15 आ गया। चेक कर लो, सही बात है ना, ये 24 बन रहा है, इसकी पावर 15 है, तो 15 का एक्सपोनेंट तो आ ही गया, और यहां से जितने भी 2 एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, जितने भी 3 एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, यहां से तुम और तो 24 बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि 2 की पावर 3 तो चाहिए हमें कम से कम। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में डायरेक्टली देख के नहीं बताना पॉसिबल था कि किसका एक्सपोनेंट फाइंड कर लें तो काम बन जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, दोनों का फाइंड करके देख लिया, और उसके बाद तो चेक कर लेंगे कि कितने 24 बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये वाला कंसेप्ट हमारा कंप्लीट है। फैक्टोरियल हमने जान लिया क्या किसको बोलते हैं, फैक्टोरियल की थोड़ी सी एप्लीकेशंस भी देखनी है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन, तो नेक्स्ट टाइम से ये वाले क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशंस करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे परम्यूटेशंस का क्या मतलब होता है। ओके।